हम लोग भूगोल में दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे और दूसरे नंबर चैप्टर में हम आपको पीछे के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताए थे और जो भी क्वेश्चन शेष बच गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ जाए। हम आपको इस वीडियो में जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन को बहुत ही सरल भाषा में और विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। और ध्यान रखिएगा, हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरल भाषा में और विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको कितना समझ आया और इस वीडियो में क्या क्या कमी रह गया, ताकि हम अगले वीडियो में उस कमी को सुधार सकें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि आगे के भी जितने सारे वीडियो हम अपलोड करें सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि चाय के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, यह वाला क्वेश्चन। इसके ऊपर में जितने सारे भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पीछे के वीडियो में। तो यदि नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि यदि आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर में ही, जो कि टारगेट बोर्ड के एप्लीकेशन का लिंक है। आप लोग उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करिएगा आप लोग प्ले स्टोर पे चले जाइएगा। प्ले स्टोर पे जाते हैं तो आपको जो एप्लीकेशन दिखाई पड़ता है आप लोग उस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन में आपको 10th से लेकर के 12th तक के सारे नोट्स अवेलेबल हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। तो आप लोग इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए और यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, यहाँ से पढ़िए, कभी भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि चाय के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में हम आपको धान के बारे में बताए थे, चावल के बारे में, कि चावल के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, लेकिन यहाँ पर चाय के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चाय एक प्रकार का सदाबहार झाड़ी है जो रोपण फसल का उदाहरण है। बहुत अधिक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चाय कौन से फसल का उदाहरण है, तो आपको बताना है रोपण फसल। ठीक है, चाय रोपण फसल का उदाहरण है। इसे हरा सोना भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, चाय को हरा सोना कहा जाता है और यह रोपण फसल के अंतर्गत आता है। इसमें पाए जाने वाले उत्तेजक पदार्थ थीन है जो शरीर में ताजगी लाता है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि चाय पीने से हमारे शरीर में ताजगी आ जाता है, तो इसमें थीन होता है जो कि हमारे शरीर में ताजगी लाता है। चाय के उत्पादन में अग्रणी देश भारत है, जबकि राज्य में असम है। यानी कि अगर देश की बात किया जाए तो चाय में सबसे अग्रणी देश हमारा देश भारत है। और यदि भारत में अगर राज्य की बात किया जाए कि भारत में कौन सा राज्य चाय के उत्पादन में सबसे आगे है, तो उसमें असम का नाम आ जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चाय के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर हमारा ही देश आता है जो कि भारत है। और कौन सा राज्य आता है, तो राज्य का नाम हो जाएगा असम। अब हम लोग इसके कुछ भौगोलिक दशाओं के बारे में देखेंगे। भौगोलिक दशा के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि भौगोलिक दशा कहने का मतलब होता है कि इसके उत्पादन के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है जिससे कि चाय की खेती अधिक मात्रा में हो सके, इसके पौधों पर कोई इफेक्ट ना आए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग भौगोलिक दशा में देखेंगे कि जो चाय के उत्पादन के लिए जो तापमान है वह 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। यदि 20 से कम भी हो जाता है, यदि 25 से अधिक भी हो जाता है, तो दोनों में यह चाय का पौधा का नुकसान होता है। इसलिए जो तापमान होता है चाय के पौधों के लिए कि जिससे कि चाय अच्छी मात्रा में अच्छे किस्म का चाय उत्पादन हो, तो इसके लिए तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री होना चाहिए। वर्षा की मात्रा की यदि बात किया जाए तो वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। धान वाला में हम आपको बताए, देखिए चाय का जो खेती है इसमें धान से भी अधिक वर्षा चाहिए।
आप लोग जानते होंगे ना कि धान की खेती के लिए वर्षा की अधिक मात्रा होती है, क्योंकि धान के खेतों में हर एक समय पानी रहना चाहिए। लेकिन धान में जितना पानी चाहिए उससे भी अधिक मात्रा में पानी चाहिए चाय को। धान में हम आपको बताए थे कि यदि 150 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होता है तो अच्छा खासा उपज हो जाता है, लेकिन चाय में ऐसा बात नहीं है। चाय में आपको 200 से 250 सेंटीमीटर तक बारिश होना चाहिए। तो अभी तक हम आपको 2 पॉइंट बताए हैं, जिसमें पहला बताए कि तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री होना चाहिए, और दूसरा बताए कि वर्षा की मात्रा 200 से 250 तक होना चाहिए। देखिए, मिट्टी की यदि बात किया जाए कि कौन सा मिट्टी में चाय का उत्पादन अधिक होगा, तो वह मिट्टी हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में चाय की मात्रा अधिक होता है, चाय का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए चाय के उत्पादन में लेटेराइट मिट्टी होना बहुत अधिक जरूरी है। जिस प्रकार से हम आपको धान के उत्पादन में बताए थे कि धान के उत्पादन में दोमट मिट्टी अधिक जरूरी है, उसी प्रकार से चाय के उत्पादन में लेटेराइट मिट्टी जरूरी है। उसके अलावा देखिए, खेत ढाल नुमा या फिर सीढ़ी नुमा होना चाहिए। यदि ढाल नुमा नहीं होगा, देखिए इसमें पानी तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसका यदि इसमें वर्षा की मात्रा अधिक हो रही है तो इसको पानी चाहिए, पानी इसमें निरंतर चाहिए, लगातार पानी चाहिए, लेकिन पानी इसके जड़ों में जमना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो यह पौधा सूख जाता है। इसलिए जिसका खेती होता है वह ढालू नुमा होता है, यानी कि ढलान रहता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इस पर चाय का पौधा रोपा रहता है, ताकि जैसे ही यहाँ पर पानी आए तो पानी इस पर सरक करके नीचे चला, इस पर पानी रुकना नहीं चाहिए। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि पौधों को छाया मिलना चाहिए। ज़्यादा धूप अगर रहेगा ना, फिर भी इसके पौधों पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो चाय का पौधा होता है वह बहुत नाजुक पौधा होता है, इसको बहुत ही सावधानी से खेती करना पड़ता है। तो इसलिए इसके 5 प्रमुख भौगोलिक दशाएं होते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताए। एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं चाय और उसके भौगोलिक दशाओं के बारे में। तो देखिए, चाय के बारे में हम आपको सबसे पहले बताए कि चाय एक सदाबहार झाड़ी होता है, जो कि रोपन फसल का उदाहरण होता है। इसे हरा सोना भी कहा जाता है। इसमें पाए जाने वाले उत्तेजक पदार्थ 3 हैं, जो शरीर में ताजगी लाता है। चाय के उत्पादन में अग्रणी देश भारत और अग्रणी राज्य असम है। इसके बाद इसके भौगोलिक दशा के बारे में बताएं, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपसे यह वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको भौगोलिक दशा के बारे में लिखना बहुत अधिक जरूरी है। तो भौगोलिक दशा में हम आपको बताएं सबसे पहले तापमान के बारे में, कि तापमान इसका 20 डिग्री से 25 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद इसमें वर्षा की मात्रा के बारे में बताएं कि वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। मिट्टी के बारे में बताएं कि लेटेराइट मिट्टी होना चाहिए। खेत कैसा होना चाहिए, तो खेत ढालनुमा होना चाहिए। और पांचवा बताए कि पौधे को छाया मिलना चाहिए। तो आप लोग चाय के बारे में और उसके भौगोलिक दशाओं के बारे में समझ गए होंगे। तो अभी तक हम आपको चावल यानी कि धान के भौगोलिक दशा और उसके बाद आपको चाय के बारे में बताए कि चाय का भौगोलिक दशा क्या होता है। और जो अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है वह गेहूं के भौगोलिक दशा के बारे में पूछ रहा है कि गेहूं के उत्पादन के भौगोलिक दशाओं को लिखिए। और यह जो तीनों क्वेश्चन है, चावल वाला भी, चाय वाला भी और गेहूं वाला भी, तीनों बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एक साल इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। या तो आपके परीक्षा में गेहूं के भौगोलिक दशा के बारे में पूछ देगा, या फिर चाय के भौगोलिक दशा के बारे में पूछ देगा, या फिर चावल के भौगोलिक दशा के बारे में पूछ देगा। लेकिन इन 3 में से कोई एक जरूर पूछेगा, इसलिए आप लोग तीनों को जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे गेहूं के उत्पादन के भौगोलिक दशाओं के बारे में वर्णन। तो देखिए, इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। पहला खाद्यान्न फसल के बारे में हम आपको बताए कि चावल है, और दूसरा जो खाद्यान्न फसल है भारत में वह गेहूं है। तो गेहूं हो जाएगा भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल, जो रबी फसल का उत्पादन है। चावल के बारे में हम आपको बताए थे कि चावल खरीफ फसल होता है, लेकिन गेहूं जो होता है वह रबी फसल होता है। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में, जबकि कटाई मार्च अप्रैल में होती है। यानी कि मार्च अप्रैल कहने का मतलब हमको बताए थे कि जून जुलाई में धान का बुआई होता है, लेकिन उसके 2 महीना पहले इसकी कटाई हो जाती है गेहूं की। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में होती है, जब धान को काटा जाता है उसके बाद जस्ट बाद गेहूं लगाया जाता है। देखिए, आप लोग यहाँ से समझने की कोशिश करिए। जैसे ही धान को काटा जाता है गेहूं का बुआई हो जाता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर महीने में धान को काटा भी जाता है। और जैसे ही काटा जाता है, जब खेत खाली हो जाता है, जब खेत से धान को उठा लिया जाता है, उसके जस्ट बाद तुरंत गेहूं का बुआई हो जाता है। गेहूं के उत्पादन में जो अग्रणी देश है वह चीन है, और दूसरा स्थान भारत का आता है।
चावल के उत्पादन में भी प्रमुख अग्रणी देश चीन ही था और गेहूं के भी उत्पादन में अग्रणी देश चीन ही हो जाएगा। लेकिन दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है चावल में भी और गेहूं में भी। भारत के यूपी में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, जबकि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब राज्य आगे है। देखिए यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि यदि राज्य के हिसाब से जोड़ा जाए कि भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो उसमें नाम आ जाता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का। लेकिन जब प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर निकाला जाए तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अग्रणी राज्य हो जाएगा पंजाब। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यदि आप लोगों को राज्य के हिसाब से पूछेगा तो यूपी बताना है और प्रति हेक्टेयर के अगर हिसाब से पूछता है तो आप लोगों को पंजाब बताना है। अब आप लोगों को यहाँ पर गेहूं के बारे में बता दिए। अब यहाँ पर गेहूं के भौगोलिक दशा के बारे में बताते हैं कि क्या क्या चीज़ जरूरी होना चाहिए तब जा करके गेहूं का उत्पादन होगा। तो इसके प्रमुख भौगोलिक दशा कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसके तापमान के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसके बुआई के समय कितना तापमान रहना चाहिए। तो आप लोग करीब करीब सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि गेहूं के बुआई के समय ठंडा रहता है। तो ठंडा रहता है तो जाहिर सी बात है कि ठंडे में टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है बुआई के समय वह 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, क्योंकि हम आपको बताएं कि ठंडा का मौसम रहता है तो ठंडा में तो टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो इसलिए इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए बुआई के समय। अगर वर्षा की मात्रा की बात किया जाए तो वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीमीटर ही काफ़ी है। धान में हम आपको बताए थे 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश, चाय में हम आपको बताए थे 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश। लेकिन जो गेहूं होता है इसमें बारिश की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। अगर गेहूं के पौधे में अगर समय समय पर 2-3 पानी हो जाता है तो इसका उत्पादन अच्छे तरीके से हो जाता है, इसलिए इसमें बारिश की मात्रा अधिक नहीं होती है। वर्षा की मात्रा की अगर बात किया जाए तो इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर काफ़ी होता है। तो पहले हम आपको टेम्परेचर के बारे में बताएं कि 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक तापमान रहना चाहिए। वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अब देखिए इसके पहचानने का तरीका कैसा है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह फसल तैयार हो गया है। तो इसके पहचानने का तरीका है कि इसका रंग सुनहरा और पीला हो जाता है। धान में भी यही वाला बात था, धान में भी हम आपको बताए थे कि कैसे पहचानेंगे कि हमारा धान तैयार हो गया है, तो उसका भी रंग सुनहरा पीला हो जाता था। और देखिए बीच में एक पॉइंट छूट गया कि मिट्टी जलोढ़ या फिर दोमट होना चाहिए, यानी कि गेहूं के उत्पादन के लिए जो मिट्टी है वह चाहे तो जलोढ़ मिट्टी हो या फिर दोमट मिट्टी होना चाहिए। तो यही 4 प्रमुख भौगोलिक दशाएं हैं गेहूं के उत्पादन के लिए। एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन का हम रिवीजन 2 बार करा रहे हैं, क्योंकि इसमें जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को क्वेश्चन वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। देखिए गेहूं के उत्पादन में हम आपको सबसे पहला पॉइंट बताए, गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। उसके बाद बताए कि यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। उसके बाद बताए कि इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में हो जाती है, जबकि कटाई मार्च अप्रैल में होती है। गेहूं के उत्पादन में अग्रणी देश बताए कि चीन होता है, भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। और यदि भारत में सर्वाधिक उपज की बात किया जाए तो यूपी राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि बात किया जाए तो पंजाब में होता है। और उसके बाद हम आपको प्रमुख भौगोलिक दशाएं में 4 पॉइंट बताए, जिसमें हम आपको बताए कि बुआई के समय टेम्परेचर 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिट्टी जो है वह जलोढ़ या फिर दोमट मिट्टी होना चाहिए, और फसल जब तैयार हो जाता है तो उसका रंग सुनहरा पीला हो जाता है। तो यही 4 पॉइंट बताए प्रमुख भौगोलिक दशाएं में। तो हम आशा करते हैं कि आप गेहूं के भी बारे में और गेहूं के प्रमुख भौगोलिक दशाओं के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए इसके अगला नंबर क्वेश्चन है कि दाल के उत्पादन में प्रमुख भौगोलिक दशाओं को लिखिए। यह जो प्रमुख भौगोलिक दशाओं वाला क्वेश्चन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, एग्जाम तक यह आपका पीछा करेगा। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एकदम रट जाइए, ताकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ही नहीं। आपका एग्जाम तक इस क्वेश्चन से पीछा छूटने वाला नहीं है। आप लोग हम कह रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो देखिए आपका जो यह क्वेश्चन है दाल के उत्पादन में भौगोलिक दशा, इसे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।
आप लोग गौर कर रहे होंगे कि इस चैप्टर में हम वीडियो थोड़ा छोटे छोटे बना रहे हैं, इसलिए ताकि अगर आपको एक बार में अगर बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोगों का ध्यान भटक जाएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट बाय पॉइंट याद करना है कि टेम्परेचर कितना रहना चाहिए। अब इसका टेम्परेचर उसमें और उसका टेम्परेचर इसमें लिख दीजिएगा तो आपका गलती हो जाएगा, इसलिए हम 2 या 3 क्वेश्चन ही बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो चलिए हम आपको इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।